स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दशक्तिमूल अलङ्कारध्वनेः निरूपणे पण्डितराजः उपमालङ्कारध्वनिं प्रपञ्चितवान्। ततश्च विरोधाभासस्य अलङ्कारस्य व्यङ्ग्यतायां तन्मूलकं ध्वनिं निरूपयन् एतद् ब्रूते। तत्रैव अस्माकं पाठः अस्ति वर्तमानः। मध्ये एव अस्माकं गतस्य पाठस्य अवसानमासीत् अस्य प्रकरणस्य। तत्र इदमस्ति, रविकुलप्रीतिमावहन्ति नरविकुलप्रीतिमावहति अवारितप्रवाहः सुवारितप्रवाहः इति कालिन्द्याः वर्णनपरकम् एकं वाक्यमस्ति। तत्र विरोधः व्यङ्ग्यो भवति, यतोहि विरोधवाचकम् अत्र अपि इत्यादिकं पदं नास्ति। अस्य समन्वयस्तु अस्माकं गते पाठे जातः। तदग्रे अद्य पाठः प्रवर्तते। अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति, यदि तु रविकुलप्रीतिमावहन्त्यपि। ठीक है, अगर रविकुल प्रीति का वहन करती हुई भी यह रविकुल की प्रीति का वहन नहीं करती, इस प्रकार का विरोध यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है। और अवारित प्रवाह भी, अप्रतिबंधित प्रवाह वाली होकर के भी यह सुवारित प्रवाह है, अर्थात सुष्ठु वारित प्रवाह हो यस्य, अच्छे से रोक दिया है प्रवाह जिसका, इस प्रकार का। इत्यपि अंतर्भाग्यते, इस प्रकार से जो, हाँ, अगर यहाँ पर अपि शब्द के द्वारा, अपि शब्द यहाँ पर इस वाक्य में रख दिया जाता है तो क्या होगा, तदा विरोधांशस्य, तब जो विरोध है वह क्या हो जाएगा, अपिना उक्तत्वाद, अपि शब्द के द्वारा विरोध जो है वह उक्त हो जाएगा। तो विरोध के उक्त होने के कारण द्वितीयार्थस्य च, जो द्वितीयार्थ है कि सूर्यकुल की प्रीति का वहन नहीं करती है या इसका जो प्रवाह है वो रोक दिया गया है, ऐसा जो विरुद्धार्थ है वह प्रतीत नहीं होगा। वह प्रतीत होगा लेकिन अपि शब्द के द्वारा ही वह कह दिया जाएगा। और तदाक्षिप्त जो, अच्छा, द्वितीयार्थस्य तदाक्षिप्तत्वात्, विरोध रूप जो द्वितीयार्थ है, पहले तो विरोध हो जाएगा उससे उक्त, और उस विरोध के द्वारा क्या हो जाएगा, तदाक्षिप्त जो विरोधाभास अलंकार है वो भी वाच्य हो जाएगा। और ऐसा होने से न ध्वनित्वम, देखो क्या होगा, अपि शब्द के द्वारा विरोध वाच्य हो जाएगा, और वह विरोध जहाँ विशेषण है द्वितीयार्थ में, विरुद्ध अर्थ में, वो विरुद्ध अर्थ भी उस विरोध के द्वारा अक्षिप्त हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि वह जो द्वितीय अर्थ व्यंग्य हो रहा था अभी तक, वह अब व्यंग्य नहीं होगा, तो व्यंग्य मूलक जो ध्वनित्व व्यवहार है यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का, वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि अपि शब्द के द्वारा तो वह उक्त हो गया है। इस प्रकार से एक इसी पंक्ति में एक अलंकार की व्यंग्यता का निराश करके उसमें ध्वनि व्यवहार का अभाव बता रहे हैं कि अगर आपने इस पंक्ति में अपि यह अव्यय पद का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर ध्वनि व्यवहार आप नहीं कर सकते, क्योंकि अपि शब्द जो होता है वह विरोध का वाचक है
और विरोध से क्या होता है, विरोधाभास अलंकार जो हो रहा था वह विरोधाभास अलंकार अब वाच्य हो जाएगा। तो इस कारण से विरोधाभास अलंकार ध्वनि हम जो व्यवहार कर रहे थे, नहीं तथा व्यवहारः इदानीं कर्तुं शक्यः। अस्तु, एवं ध्वनित्व व्यवहारस्य निरासः अपि शब्देन आयाति इति अनेन वाक्यांशेन बोधयति पंडितराजः। तो उसमें शंका करते हैं, आप लोग जानते हैं कि वैयाकरण लोग जो हैं वे निपात को द्योतक मानते हैं और नैयायिक जो आचार्य हैं वे निपात को भी उसका भी वाचक मानते हैं, उसमें भी वाचकता शक्ति होती है, वह भी वाचक है, उसका भी कोई एक अर्थ निश्चित होता है। वैयाकरण लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो उसी पक्ष को लेकर के बोल रहे हैं कि निपातानां द्योतकता नयेपि स्फुटद्योतितस्य तदाक्षिप्तस्य च वाच्यकल्पनत्वात् न तथात्वम्। अगर आप निपात को यहाँ पर द्योतक भी मानेंगे, ठीक है, वाचक तो नहीं मानते हैं, तो जब निपात जो है अपिरूप जो निपात है, अगर वह विरोध का वाचक नहीं है तो फिर तादृश विरोधाक्षिप्त जो विरोधाभास अलंकार है वो कैसे वाच्य होगा, क्योंकि विरोध तो यहाँ पर अपि का वाच्य नहीं है, क्योंकि अपि शब्द जो है वो तो द्योतक है, वाचक तो है नहीं किसी शब्द का। तो ऐसी स्थिति में तो ध्वनि व्यवहार हो सकता है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि अगर आप द्योतक भी मानेंगे तो द्योतक में भी क्या होता है, कुछ ऐसे द्योतक हो, दो प्रकार के द्योतक होते हैं कि एक तो जहाँ पर गूढ़ द्योतन होता है, ठीक है, वहाँ पर वाच्यता का स्पर्श नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा द्योतन भी होता है अव्यय पदों के निपातों के द्वारा जो वाच्य सदृश ही होता है, माने अत्यंत स्फुट होता है, ठीक है, वही बोल रहे हैं। निपातानां द्योतकता नयेपि स्फुटद्योतितस्य। निपातों को अगर आप द्योतन भी उनको द्योतक भी मानेंगे तब भी अपि शब्द की जो द्योतकता है वह विरोध में अत्यंत स्फुट है, अत्यंत स्पष्ट रूप से क्या होता है, अपि यह जो निपात है वह विरोध का द्योतन करता है। तो वह जो द्योतन है वो कैसा हो जाएगा, वाच्य कल्प ही हो जाएगा, वाच्य के समान ही हो जाएगा। तो द्योतन मानने पर भी, ठीक है, आप उसको अभिधा से उसकी उपस्थिति नहीं मान रहे हैं विरोध की, लेकिन द्योतक मानने पर भी इतनी स्पष्ट द्योतकता है उसकी, इतनी स्फुट द्योतकता है अपि शब्द में विरोध रूप अर्थ की कि वह तुरंत प्रतीत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस विरोध से आक्षिप्त होने के कारण वाच्य कल्पनत्वात्, उस देखिए अपि शब्द के द्वारा स्पष्ट रूप से द्योतित हुआ विरोध, उस विरोध से आक्षिप्त हुआ विरोधाभास अलंकार, और उस विरोधाभास वह जो अलंकार है वो वहां पर वाच्य कल्प ही हो जाएगा। कल्प प्रत्यय यहाँ पर सादृश्य अर्थ में है, अर्थात वाच्य के समान ही हो जाएगा। तो वाच्य के समान ही हो जाने से विरोधाभास अलंकार भी आप यहाँ पर क्या नहीं मान सकते, विरोधाभास अलंकार ध्वनि नहीं मान सकते। न तथात्वम अर्थात न ध्वनित्वम। अगर आप निपात को अपिरूप जो निपात है उसको वाचक नहीं भी मानते हैं, तस्य द्योतकतायामपि तत्र स्फुटद्योतकता अस्ति इति कृत्वा तेन स्फुटद्योतितः यः विरोधः, अर्थात अपि इति निपातेन स्फुटद्योतितः यः विरोधः तेन स्फुटद्योतितेन विरोधेन आक्षिप्तः यः विरोधाभासालंकारः सः अलंकारः इदानीं वाच्यकल्पः संजायते न तो व्यंग्यः। ध्वनि व्यवहारस्तु व्यंग्यतायामेव भवति। अलंकार का जो ध्वनि व्यवहार होता है वो तो सर्वथा उसके व्यंग्य होने पर ही होता है। कथमपि वाच्यस्य अथवा वाच्य सदृशस्य अर्थस्य कृते ध्वनि व्यवहारो न भवति। अतः द्योतकता नयेपि निपातानां द्योतकता नयेपि साक्षात् विरोधस्य वाच्यत्वं तु न संगच्छते, परंतु वाच्य
कल्पत्वं तु आयात्येव, अतः इत्थमपि ध्वनित्वम् अत्र विरोधाभासस्य न संभवति इत्येतावता ध्वनित्वस्य निरासः जायते। अस्मिन् उदाहरणे रविकुल प्रीतिमा वहन्ति इत्यादि स्थल में अगर हम यहाँ पे अपि शब्द का प्रयोग कर देंगे तो अब इसमें एक और बात कहते हैं, देखिए, ननु मृणाल वलयादि दवदहन राशिः इत्यत्र विरोधाभासस्य कथम वाच्यालंकारत्वम। अच्छा, आचार्य मम्मट इसको विरोधालंकार का उदाहरण देते हैं काव्य प्रकाश में, और ये पद्य है अभिनव नलिनी किसलय इत्यादि वहां पर, ठीक है। कोई दूती है किसी नायिका की जो उसके नायक से कह रही है अपनी सखी की विरह पीड़ा को कि वह जब से तुम्हारे वियोग का जो वज्र है, वियोग रूपी जो वज्र है, जब से उसका पात, जब से उसका प्रहार उस नायिका पर हुआ है, अस्याह कुरंग दृशः अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलयादि दवदहन राशिः संजायते। अस्ति इत्यादि कुछ क्रिया का अध्याहार कर लेंगे वहां पर, कि जब से तुम्हारे विरह रूपी वज्र का प्रहार उस नायिका पर, मेरी सखी पर हुआ है, तब से उसके लिए क्या हो गया है, नई जो कमलिनी का वलय, मृणाल वलय है, अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलय, नई नलिनी का जो किसलय है, पर्ण है, पत्ता, उसका जो मृणाल वलय है, माने वो किसलय और मृणाल वलय, ऐसा द्वंद्व समास करेंगे, वो भी उसके लिए क्या हो गए हैं, दवदहन राशि ही, है ना, दावाग्नि का समूह हो गए हैं, है ना। दवो नाम तत्र कानने जायमानः वह्निः, दहनो नाम वह्निः, राशिर्नाम समूहः। अर्थात उस नायिका के लिए हम लाते तो हैं कमलिनी के, नलिनी के पर्ण, नलिनी के किसलय और मृणाल वलय, है ना, लेकिन वह भी उसके लिए कैसे हो गए हैं, दावाग्नि के समूह के समान हो गए हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास करेंगे कि अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलयादिरेव दवदहन राशिः, अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलयादि दवदहन राशिः, ऐसा कर्मधारय समास करेंगे, ठीक है। तो कर्मधारय समास जब होता है तो दोनों पद जो हैं समास के घटक वे समानाधिकरण होते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास की विशेषता है। पीतम च तत् वस्त्रम पीत वस्त्रम, है ना, पीतेन वस्त्रम अगर करेंगे तो फिर वहां पर कर्मधारय न होकर के कुछ और समास, तृतीया समास हो जाएगा, कोई और समास होगा। तो कर्मधारय समास हम जब भी करते हैं तो उस समास के घटक जो पद होते हैं वे दोनों समानाधिकरण होते हैं, अर्थात एक विभक्ति में होते हैं, ठीक है। और एक विभक्ति में होने के साथ साथ एक धर्मी बोधकता भी उन दोनों शब्दों में होती है। तो देखिए, अब यहां पर बोल रहे हैं कि इत्यत्र विरोधाभासस्य कथम वाच्यालंकारत्वम। अगर आप ऐसा कहेंगे कि अपि शब्द से ही विरोध जो है वो वाच्य होता है, अपि शब्द के बिना विरोधालंकार वाच्य नहीं होगा, तब तो हम आपसे पूछते हैं कि काव्य प्रकाशकार ने एक उदाहरण दिया है, अभिनव नलिनी किसलय इत्यादि, अस्मिन् वाक्ये अपि इति निपातः नास्ति, तो तद् विना, तादृश निपातं विना कथमत्र विरोधालंकारस्य वाच्यत्वं मम्मटाचार्यैः उदाहारी। मम्मटाचार्य ने कैसे यहाँ पर ये पद्य वाच्य विरोधालंकार के रूप में इसका उदाहरण दे दिया, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो कहीं पर भी विरोध को कहने वाला, भले वो द्योतक रूप हो या वाचक रूप हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे भी कहे, लेकिन विरोध को कहने वाला तो यहाँ पर अपि शब्द आपके अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वाच्य विरोधालंकार का उदाहरण माना है आचार्य मम्मट ने। तो वही कहते हैं, इत्यत्र विरोधाभासस्य कथम वाच्यालंकारत्वम, यहाँ पर कैसे विरोध का वाच्यालंकारता है, विरोधांशस्य शब्द वाच्यता विरहेण
व्यंग्यताया एव अभ्युपगन्तव्यत्वात्। हाँ, क्योंकि आपने नियम क्या माना है कि यत्र विरोधांशः शब्दवाच्यो न भवति तत्र विरोधालंकारस्य व्यंग्यता अभ्युपगन्तव्या, निश्चेतव्या, स्वीकर्तव्या, ऐसा नियम बनाया आपने कि जहां कहीं पर भी अपि इत्यादि शब्द न हो जो विरोध को कहता है, वहां पर विरोधालंकार को व्यंग्य मानना चाहिए। तो आपके नियम के अनुसार अभिनव नलिनी किसलय मृणालवलयादि दवदहन राशि इत्यादि पद्य में अपि शब्द अथवा और कोई जो विरोध को कहे ऐसा शब्द नहीं है। फिर भी आचार्य मम्मट ने कैसे यहाँ पर ये पद्य वाच्य विरोधालंकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अयमस्ति पूर्व पक्षः। अस्तु, विरोधांशस्य शब्दवाच्यता विरहेण शब्दस्य या वाच्यता अस्ति तस्याह विरहेण तस्याह अभावात् व्यंग्यताया एव, यहाँ पर जो विरोध है उसकी व्यंग्यता ही माननी चाहिए, वही आपने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस पूर्व पक्ष का पहला समाधान उपस्थित कर रहे हैं जो खंडनीय समाधान है। ठीक है, पंडित राज का ये भी एक प्रमेय प्रतिपादन विधि है कि वे किसी पूर्व पक्ष का खंडन के लिए पहले जो तुच्छ समाधान होते हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, फिर उनका खंडन करके जो वास्तविक समाधान होता है तादृशम युक्ति संबलितम समाधानम कथयति पंडितराजः। अयम पंडितराजस्य विधिरस्ति। तो पहले ऐसा समाधान देते हैं जो खंडनीय है। क्या बोलते हैं? विरोध विशिष्टाभेदस्य संसर्गत्वाद् वाच्यार्थ बोध विषयतया विरोधस्य वाच्यत्वम्। पहला समाधान क्या आता है कि भैया देखो, कर्मधारय समास आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? अभेद संसर्ग से अन्वय होगा। ठीक है, एक नियम है कि निपातातिरिक्त नामार्थयोः अभेदातिरिक्त संसर्गः अभित्पन्नः। निपात से अतिरिक्त जो प्रातिपदिकार्थ होते हैं, नामार्थ होते हैं, उनका संबंध जो होता है वह अभेद होता है, जैसे नीलः घटः। ठीक है, तो यहाँ पर नीला भिन्नो घटः ऐसा बोध होगा, अर्थात नील जो पदार्थ है उसका तो समवाय संबंध से पहले अन्वय होगा नीलवान में, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर क्या है, नील शब्द जो है वो नीलवान का वाचक है, तो उसका अभेद संसर्ग से घट के साथ अन्वय होता है। चलो ये तो व्यस्त प्रयोग है, अभी हम एक समस्त प्रयोग लेते हैं, नील घटमानय। ठीक है, यहाँ पर तो अलग अलग पद नहीं है, नील और घट। क्या प्रयोग है? नील घटमानय। तो नील घटम में तो चलो द्वितीय है तो वहां पर नहीं विचार करना है, लेकिन नील घटम यह जो समस्त पद है इसका विग्रह कैसे करेंगे आप? नीलश्चासौ घटः नील घटः तम आनय। नीला जो घड़ा है ऐसे घड़े को लाओ। तो ऐसे स्थल में आपने क्या किया? कर्मधारय किया। तो कर्मधारय हम जब करते हैं तो मैंने आपको बताया कर्मधारय समास जो होगा वह उस समास के घटक जो पद होंगे वे एक विभक्ति में होंगे, दोनों में समानाधिकरण्य होगा पदों में। ठीक है, समान विभक्तिकत्व होगा। तो ऐसे जो समानाधिकरण पद होते हैं उनका और निपात नहीं होते, नामार्थ होते हैं, तो उनका अभेद संबंध से अन्वय होता है, संसर्ग उनका अभेद होता है। ठीक है, तो वहां पर होगा नीलवद भिन्नो घट, नीलवद भिन्नम घटमानय, नीला भिन्नम घटम आनय, ऐसा बोध होता है। ठीक है, तो संसर्ग क्या बना? अभेद बना। क्या बना? अभेद। तो ऐसे ही यहां पर देखिए, अभिनव किसलय, अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलयादि एव दवदहन राशि, ऐसा आपने क्या किया? कर्मधारय समास किया। तो यहां पर अभेद संबंध से ही इन दोनों पदार्थों का अन्वय होगा, लेकिन यह जो अभेद है वह शुद्ध अभेद नहीं है। इस अभेद में वैशिष्ट्य आ रहा है किसका? विरोध का। तो ये जो अभेद है ये क्या हो जाएगा?
विरोध विशिष्ट अभेद हो जाएगा। संसर्ग, दो पदार्थ है ना आपके सामने, एक है मृणाल, ये अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलयादि, एक पदार्थ ये है जो कि वास्तविक पदार्थ है। और दूसरा पदार्थ क्या है? दवदहन राशि ही, दावाग्नि का समुदाय। इन दोनों अर्थों का जो संसर्ग होगा, संबंध होगा, क्योंकि दो अर्थ हैं तो शाब्दबोध में इनका अन्वित अर्थों का ही भान होगा, तो वह जो अन्वय है, संसर्ग है, वो क्या होगा? इनका अभेद होगा। लेकिन वह अभेद यहाँ पर शुद्ध नहीं है, अपितु विरोध विशिष्ट है। ठीक है, ये तुच्छ समाधान है। अब क्योंकि प्रश्न जब होगा ना, जब भी आप किसी चीज को पूछते हो ना विशिष्ट, है ना, तो वहां पर तुरंत प्रश्न होता है कि वैशिष्ट्यम केन संबंधेन, किस संबंध से विशिष्ट है। तो यहाँ पर अगर वो प्रश्न करेंगे तो ये समाधान समाप्त हो जाएगा। वही बोलेंगे आगे, देखो, इति नवाच्यम, ऐसा मत बोलिए कि यहाँ पर दवदहन राशि और तादृश मृणाल वलयादि, इन दो पदार्थों का जो संसर्ग है वह संसर्ग क्या है? विरोध विशिष्ट अभेद है। एक बात तो आपने ये समझ ली। अब दूसरी बात समझिए, अन्विता विधानवादी जो हैं मीमांसक, प्रभाकर जो हैं आचार्य, उनके मत में अन्वित यत्किंचित पदार्थान्वित पदार्थ में ही शक्ति होती है पदों की, है ना। अनन्वित पदार्थ में शक्ति प्रभाकरों के मत में नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जब भी किसी पदार्थ का शाब्द बोध में भान होगा, कोई भी पदार्थ शाब्द बोध में विषय होगा, तो उसमें यत्किंचित पदार्थ प्रतियोगिक जो संसर्ग है, संबंध, वो भी विषय बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अर्थात उनके मत में शाब्द बोध में केवल अर्थ ही विषय नहीं बनते, उन अर्थों का जो यत्किंचित पदार्थ प्रतियोगिक संसर्ग होता है, संबंध होता है, किसी दूसरे पदार्थ के साथ जो उनका संबंध होता है, वह संबंध भी शाब्दबोध का विषय बनता है। ठीक है, तो जैसे अर्थ में शाब्दबोध विषयता आती है, वैसे ही तादृश बोधीय विषयता संसर्ग में भी आती है। दूसरी बात यह है, पहली बात तो आप उसको समझ करके एक बार साइड में रख दीजिए कि यहां पर दो अर्थों के मध्य में जो संबंध है वह अभेद मात्र नहीं है, विरोध विशिष्ट अभेद है। पहली बात समझ ली। दूसरी बात ये समझिए अलग से, फिर हम इन दोनों बातों को जोड़ेंगे। अभी इनको अलग अलग समझ लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ ली कि यहाँ पर कर्मधारय समास में जो अभेद संसर्ग हो रहा है वह विशुद्ध अभेद नहीं है, विरोध विशिष्ट अभेद है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि शाब्दबोध में जो अर्थ विषय बनते हैं, उन अर्थों का दूसरे अर्थों के साथ जो संबंध है, क्योंकि एक अर्थ में तो शाब्दबोध होगा नहीं, अनेक अर्थ पदार्थ रहते हैं ना शाब्दबोध में, तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जो संबंध है वह संबंध भी शाब्दबोध का विषय बनता है। जैसे नीलो घटः इत्यादि वाक्यजन्य बोध में, शाब्दबोध में नील पदार्थ और घट पदार्थ के साथ तदुभय जो अभेद संबंध है वो भी विषय बनता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि विरोध विशिष्टस्य अभेदस्य संसर्गत्वात्, संसर्ग क्या है यहाँ पर? विरोध विशिष्ट अभेद है। और वाच्यार्थ तादृश संसर्गस्य च वाच्यार्थ बोध विषयतया, और वह जो संसर्ग है वह वाच्यार्थ बोध रूप जो शब्द बोध है, क्योंकि प्रभाकरों के मत में तो वाच्यार्थ ही वाक्यार्थ होता है ना, वाच्य है वाक्यार्थ, ऐसा आपने पढ़ा है काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में। तो वाच्यार्थ जो है अर्थात वाक्यार्थ जो है, उस वाक्यार्थ में कौन विषय बन रहा है? वो संसर्ग विषय बनेगा। अब आप ये बताइए कि जब
विरोध विशिष्ट जो संसर्ग है वह शाब्द बोध का विषय बनेगा, तो वो वाच्य हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि संसर्ग कोटि में किसका प्रवेश हो गया है? विरोध का भी प्रवेश हो गया है, ठीक है ना। तो जैसे अभेद संसर्ग वाच्य होता है, उसी प्रकार से संसर्ग कोटि में प्रविष्ट है ना जो विरोध है वह भी वाच्य होगा। तो इस युक्ति से, बहुत ही क्लिष्ट युक्ति से यहां पर जो समाधान कर रहे हैं आचार्य, उन्होंने विरोध को भी वाच्य कर दिया इस स्थल में। तो इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने जो इस पद्य को वाच्य विरोधालंकार के निरूपण में उदाहरण दिया है वह युक्त ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर अनेन विधिना विरोधस्य वाच्यत्वम उपपद्यते एव, ठीक है। तो पंडित राज कहते हैं इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम आपसे पूछते हैं कि विरोध वैशिष्ट्य जो अभेद में आ रहा है वो किस संबंध से आएगा, है ना। तो आप कहोगे कि सामानाधिकरण्य संबंध से ले लेते हैं, चलिए, है ना, कि जहां पर जिन दो में अभेद है उन्हीं दो में विरोध भी है ना। तो जब दो धर्म एक ही आश्रय में रहते हैं तो वहां पर एक धर्म दूसरे धर्म से विशिष्ट कहा जा सकता है। जैसे हम सभी में मनुष्यत्व रहता है और प्राणित्व भी रहता है, तो मनुष्यत्व विशिष्ट प्राणित्व ऐसा कहा जा सकता है, और वैशिष्ट्य जो है वो सामानाधिकरण्य संबंध से आ जाएगा। क्योंकि जैसे मनुष्यत्व हम में रह रहा है, उसी संबंध, उसी आश्रय में कौन रह रहा है? प्राणित्व भी रह रहा है ना। तो दोनों में क्या हो गया संबंध? सामानाधिकरण्य संबंध हो गया। इसीलिए सामानाधिकरण्यम नाम तदधिकरण वृत्तित्वम, ठीक है। तत्सामानाधिकरण्यम नाम तदधिकरण वृत्तित्वम। तो जो अधिकरण प्राणित्व का है तादृशाधिकरण वृत्तित्व किसमें जा रहा है? मनुष्यत्व में जा रहा है। इसीलिए प्राणित्व सामानाधिकरण्य भी मनुष्यत्व में चला जाएगा। इसीलिए क्या बोल सकते हैं? प्राणित्व विशिष्टम मनुष्यत्वम। ऐसे ही हमने बोल दिया विरोध विशिष्ट अभेद, क्योंकि जिन दो में विरोध आप अभेद बता रहे हैं यहाँ पर दव दहन राशि और मृणाल वलय आदि, उनमें विरोध भी तो रहता है ना भाई। आग, जहां जो आग का समुदाय है वो क्या नहीं रह सकता, वो वह नहीं हो सकता, मृणाल वलय नहीं बन सकता वो, है ना। नलिनी किसलय नहीं बन सकता वो। तो विरोध भी वहीं पर रह रहा है जहां पर अभेद रह रहा है। इसीलिए हमने सामानाधिकरण्य संबंध से विरोध का वैशिष्ट्य कहाँ ले गए? हम अभेद में ले गए। और इस प्रकार से हमने बोल दिया विरोध विशिष्टस्य अभेदस्य संसर्गत्वमत्र तेन च यथा अभेदस्य संसर्गस्य शाब्दबोध विषयता अस्ति तथैव विरोधस्यापि अस्ति। अतः यथा अभेदस्य वाच्यत्वम् अस्ति तथा विरोधस्यापि वाच्यत्वम् अस्ति। तो विरोधस्य वाच्यत्वे एतत् आचार्य मम्मटेन उदाहृतं पद्यं वाच्य विरोधस्य उदाहरणं संपद्यते तत्र न कापि क्षतिः। ऐसा कुछ समाधान देकर के उन्होंने बोला। लेकिन आचार्य जगन्नाथ क्या बोलते हैं कि आपके कहने से ऐसा नहीं हो सकता कि जिन दो में अभेद रह रहा है उनमें विरोध भी रह जाए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या हैं? परस्पर, इन दोनों में एक तरह से बद्य घातक है। इन दोनों संबंधों में वही बोलते हैं विरोधाभेदयोः परस्पर विरुद्धत्वेन। ये दोनों ही परस्पर विरुद्ध है। जिन दो में अभेद रह रहा है, अभेद संसर्ग है, उन दोनों में विरोध नहीं रह सकता, ठीक है। वही कह रहे हैं विरोध और अभेद ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इन दोनों के परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक कालावच्छेदेन, है ना। ऐसे तो अलग अलग काल में विरोध भी रह सकता है, अलग काल में अभेद भी रह सकता है, लेकिन एक ही समय में
विरोध और अभेद दो अर्थों में नहीं रह सकते। ठीक है, वही बोल रहे हैं, एक कालावच्छेदेन एक संसर्गत्वस्य अनुपपत्ते है। आपने यह जो एक संसर्ग बना दिया ना, विरोध विशिष्ट अभेद, ये एक संसर्गता नहीं बन सकती इस संबंध की। क्यों? क्योंकि विरोध से विशिष्ट जो है अभेद नहीं हो सकता। एक काल में दोनों का अभाव रहने से एक काल में दोनों नहीं रह सकते दो अर्थों में। एक ही समय में दो व्यक्ति विरुद्ध भी हो जाएं, अभिन्न भी हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो जब ऐसा संभव नहीं है तो आप ये भी एक संसर्ग भी नहीं बना सकते। इन दोनों को मिला करके एक विशिष्ट संसर्ग नहीं बना सकते। विरोध विशिष्ट अभेद, या तो विरोध संसर्ग बनेगा या तो अभेद संसर्ग बनेगा। विरोध विशिष्ट अभेद ऐसा कोई नया एक संसर्ग नहीं बन सकता। तो एतादृशस्य एक विरोध विशिष्टस्य अभेदस्य एक संसर्गत्वम अनुपपन्नमस्ति, ऐसी एक संसर्गता विरोध विशिष्ट अभेद की अनुपपन्न है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि विरोध विशिष्ट अभेद को संसर्ग मान करके, विरोध की वाच्यता मान करके यह जो उदाहरण है वह वाच्य विरोधालंकार का उदाहरण बन सकता है। इति न वाच्यम। ठीक है, नामार्थयोः अभेदस्यैव संसर्गतया विरोधस्यापि संसर्गत्वे मानाभावात्। हाँ, जैसे दो नामार्थों में अभेद संसर्ग ही होता है, तो जैसे दो नामार्थों में अभेद की संसर्गता है माने प्रसिद्ध है। ठीक है, कहीं पर भी देखिए आप, समान विभक्तिक जो दो नामार्थक होते हैं पद, उन दोनों में अभेद, उन दोनों अर्थों का, पदों का संबंध नहीं होता है, अर्थों में संबंध होता है। दो नामार्थों का ऐसे अर्थ जिनमें समान विभक्ति पदकत्व है, जो समान विभक्तिक पदों के द्वारा उपस्थापित हैं, ऐसे दो नामार्थों में अभेद संसर्ग तो प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से दो नामार्थों में विरोध जो है वो प्रसिद्ध नहीं है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, विरोधस्यापि संसर्गत्वे मानाभावाच्च। दूसरी बात, कोई प्रमाण भी नहीं है जो ये कहे कि दो निपातातिरिक्त नामार्थ जो समान विभक्तिक पदों के द्वारा उपस्थापित हैं उनमें विरोध संसर्ग ही होता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं बताता। ठीक है, तो आप यहां पर कथमपि विरोध को नहीं मान सकते। ठीक है, तो कहेंगे भैया विरोध की प्रतीति तो हो ही रही है, अब विरोध की प्रतीति का अपलाप करते हो क्या आप? तो विरोध कैसे प्रतीत हो रहा है यहां पर? तो देखो, ये जो विरोध है ना, ये विरोध झूठा प्रतीत हो रहा है, तभी तो विरोधाभास अलंकार बनेगा ये, है ना? तो क्योंकि ये जो विरोध प्रतीत हो रहा है, ये कुछ समय बाद इसका परिहार होने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। तो प्रतीयमान जो विरोध है ना, उसके लिए बोलते हैं, उसको भी समाधान दे रहे हैं कि मान लो ये कहे कि साहब विरोध की प्रतीति तो हो ही रही है, तो अन्यथा अनुपत्ति के कारण यहाँ पर हम विरोध विशिष्ट मान सकते हैं, वेद को विरोध को मान ही सकते हैं अर्थापत्ति प्रमाण से, है ना? क्योंकि उस प्रकार के विरोध के बिना ये वाक्यार्थ नहीं होगा। तो कहते हैं कि नहीं, देखिए क्या होगा, पर्यन्ते दव दहन राशि पदस्य सादृश लाक्षणिकतया। हाँ देखिए, तापकारित्व रूप धर्म जो है वह आ जाएगा किसमें? मृणाल वलय में और नलिनी किसलय में। तो आप जानते हैं लक्षणा ऐसी होती है जो सदृश धर्म के कारण होती है, सादृश्य संबंध से प्रवृत्त होती है। ऐसी लक्षणा को हम गौणी लक्षणा कहते हैं, जो गौरवाहिकः सिंहो माणवक इत्यादि स्थल में होती है। तो ये यही बोल रहे हैं कि भैया सदृश लक्षणा से क्या होगा, दव दहन राशि जो पद है ना,
उसका अब लक्षणा आएगी उसमें, क्योंकि मुख्यार्थ बाद हो रहा है ना। जो दवदहन राशि पद है उसका अर्थ है दावाग्नि का समूह। तो दावाग्नि का समूह रूप जो अर्थ है उसका अभेद मृणाल वलयादि के साथ नहीं हो सकता, तो मुख्यार्थ बाद होगा तो लक्षणा आएगी। लक्षणा आएगी तो सादृश्य संबंध होगा। सादृश्य संबंध यहाँ पर समान धर्म क्या है, क्योंकि सादृश्य तो जब होता है तब साधर्म्य देखना होता है ना। तो जैसे गौरवाहिक में जाड्यमान्द्यादि है, सिंह माणवक में निर्भयत्वादि हैं, शौर्य आदि धर्म हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है, तो जैसे दावाग्नि में दाहकता होती है ना, संतापदायकत्व होता है, उसी प्रकार से इस नायिका के लिए मृणाल वलयादियों में भी संतापदायकत्व आ गया है। इसीलिए अब यहाँ पर दव दहन राशि शब्द का अर्थ हो जाएगा लक्षणा के द्वारा दव दहन राशि सदृश। ठीक है, तो अब जब हमने लक्षणा कर दी दव दहन राशि शब्द की दव दहन राशि सदृश अर्थ में, तब विरोध नहीं होगा। भाई मृणाल वलयादि जो है वो अग्नि तो नहीं बन सकते, लेकिन अग्नि के समान तो बन सकते हैं ना। अग्नि के समान बनने में तो कोई विरोध नहीं हो रहा उनका। तो जब हम लक्षणा कर देते हैं, लक्षणा होने के बाद विरोध समाप्त हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जो विरोध प्रतीत हो रहा है उसके कारण आप इस प्रकार से उसको वाच्य माने, क्योंकि वह विरोध तो समाप्त होने वाला है, इसीलिए तो वो विरोधालंकार है। अगर विरोध रह गया वहां पर शाब्दबोध पर्यंत, तब तो वो विरोधालंकार नहीं कहलाएगा, तब तो विरुद्ध वाक्यार्थ बन जाएगा, है ना। तो विरोधालंकार तो वही होता है जहां पर विरोध आपाततः प्रतीत होता है। पहली दृष्टि में विरोध प्रतीत होता है, लेकिन अर्थ का अनुसंधान करने पर विरोध समाप्त हो जाता है। तो यहां पर बोल रहे हैं पर्यंते। पर्यंते अर्थात जब हम लक्षणा करने के बाद शाब्दबोध करेंगे तो उस शाब्दबोध में विरोध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसा शाब्दबोध होगा इस समस्त पद से कि अभिनव नलिनी किशलय मृणाल वलयादि यह अस्ति सह दव दहन राशि सदृश जाता, वो दव दहन राशि के समान हो गया है। तो इस अर्थ में तो कोई विरोध नहीं है ना। तो लक्षणा करने के बाद विरोध समाप्त हो गया। वही बोल रहे हैं पर्यंते दव दहन राशि पदस्य सदृश लाक्षणिकतया, सदृश अर्थ में लाक्षणिक होने के कारण विरोधांशस्य तिरोधानात्, जो विरोधांश था वो तिरोहित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप ये भी मत बोलिए कि भैया हमको तो यहाँ विरोध की प्रतीति तो हो ही रही है। अगर आप विरोध को संसर्ग नहीं मानोगे तो उस विरोध की संगति कैसे करोगे, कैसे प्रतीत होगा विरोध। शाब्दबोध में विरोध का भान तो हो ही रहा है, तो न यहाँ पर विरोध किसी पद का अर्थ है, ना वह संसर्ग रूप है, तो विरोध भाषित कैसे हो रहा है शाब्दबोध में। तो समाधान दे रहे हैं कि वस्तुतः जो विरोध भाषित हो रहा है वो आपका भ्रम है। मुख्यार्थ बाध जब हो रहा है उसी अवस्था में विरोध भाषित होगा, तो तब तक तो शाब्दबोध होगा ही नहीं। जब तक मुख्यार्थ बाद रहेगा तब तक तो शाब्दबोध ही नहीं होगा। उस मुख्यार्थ बाद होने के बाद लक्षणा आएगी, लक्षणा के बाद दव दहन राशि सदृशा भिन्न मृणाल वलयादि ऐसा बोध हो जाएगा, तब जाकर के शाब्दबोध होगा। और उस शाब्दबोध में विरोध का भान ही नहीं हो रहा है ना, वहां पर तो समाप्त हो गया विरोध। तो अब बताइए कि आप विरोध को वाच्य कैसे करेंगे। ठीक है, ना तो वो किसी पद का अर्थ है, यहाँ पर इस श्लोक में कोई अपि इत्यादि पद भी नहीं है, ना वह संसर्ग रूप में भाषित हो रहा है। ठीक है, तो इत्थम पदार्थत्वेन संसर्गतया च अस्मिन् श्लोके एतत् श्लोकात् जायमाने शाब्दबोधे कथमपि विरोधांशस्य अवाच्यत्वात्
एतदुदाहरणं वाच्यविरोधालङ्कारस्य उदाहरणं कथं सम्पद्यते इति प्रश्नः एतावत् उपतिष्ठति। उसी प्रकार से यहाँ पर अब तक ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, विरोधांशस्य तिरोधानाच्च, मैंने समाधान देने का प्रयास किया यहाँ पर, लेकिन इदं समाधानम तथा श्रद्धेयम नास्ति, है ना। तो कहते हैं मैवम। अब यहाँ पर पंडितराज इस बात का तो समाधान दे ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पर विरोध वाच्य है कि व्यंग्य है, क्योंकि पंडितराज भी यही मानते हैं कि अपि इत्यादि शब्द के द्वारा ही जो विरोध है वो वाच्य होगा। अगर अपि इत्यादि शब्द नहीं है तो विरोध व्यंग्य ही होगा। ठीक है, तो लेकिन पंडितराज मूल में से ही समाप्ति कर रहे हैं उस पूर्व पक्ष की, जो ये कह रहे थे ना कि मृणाल बलयादि यह जो पद्य है वो आचार्य मम्मट ने विरोधालंकार के रूप में उसका, वाच्य विरोधालंकार के रूप में उसका उदाहरण दिया है। उस बात को ही समाप्त कर रहे हैं पंडितराज। पंडितराज ये विचार नहीं कर रहे कि यहाँ पर विरोध वाच्य होगा कि नहीं, जो अभी इस समाधान में किया गया था। इस समाधान में क्या किया गया था कि यहाँ पर विरोध को वाच्य दिखाने का प्रयास किया गया था, पर पंडितराज ऐसा नहीं करते। पंडितराज तो यही मानते हैं कि भैया इसमें आप जबरदस्ती कोई बात मत करो कि वाच्य होगा विरोध। यहाँ पर वाच्य विरोध यहाँ कथमपि नहीं होगा, क्योंकि विरोध वाच्य वहीं होता है जहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन तो क्या फिर आचार्य मम्मट के उदाहरण को हम गलत मान लें? तो कहते हैं नहीं, तो बोलते हैं मैवम, ऐसा मत मानिए। तो मैवम यहाँ पर जो निषेध कर रहे हैं माँ इस अव्यय के द्वारा, वह पूर्व पक्ष था ना कि यह उदाहरण आचार्य मम्मट ने वाच्यालंकार का उदाहरण माना है, इसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, इसका निषेध नहीं कर रहे कि यहाँ पर जो विरोध है वो व्यंग्य ही होगा, वाच्य नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहे। ठीक है, देखिए उक्त पद्यस्तु विरोधोदाहरणता मात्रे तात्पर्यात्, यहाँ पर यह जो पद्य दिखाया गया है वह विरोध का ही उदाहरण मात्र दिखाया गया है, विरोधालंकार का ही उदाहरण दिखाया गया है। विरोध वो वाच्य होगा कि व्यंग्य होगा, उसमें आचार्य मम्मट का तात्पर्य ही नहीं है। ठीक है, तो व्यंग्यत्वेपि तथात्वस्य अनपायात्, तो विरोधोदाहरणत्वस्य व्यंग्यत्वेपि, भले यहाँ पर विरोध जो है वो व्यंग्य हो जाए, फिर भी इस पद्य की विरोधोदाहरणता तो समाप्त नहीं होती है ना। हम ये कह रहे हैं आपसे कि यह पद्य विरोधालंकार का उदाहरण है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि यह पद्य वाच्य विरोध का उदाहरण है या व्यंग्य विरोध का उदाहरण है। ठीक है, तत्र आचार्य मम्मटः केवलं विरोधालंकारस्य उदाहरणतया एनं श्लोकम् उपस्थापयति। तत्र केवलं तावद् अभिप्रैति आचार्य मम्मटः यत् अयं श्लोकः विरोधालंकारस्य उदाहरणं, तत्र विरोधांशः व्यंग्यो वा वाच्यो वा इति वाच्य व्यंग्यतयोः मम्मटस्य तात्पर्यं नास्ति। ठीक है, मूल ही समाप्त कर दिया पंडितराज ने। तो व्यंग्यत्व होने पर भी, विरोधांश की व्यंग्यता होने पर भी विरोधालंकार उदाहरणता या विरोधोदाहरणता, तथात्व का अर्थ करना है विरोधोदाहरणता का अनपाय होने से, माने विरोधोदाहरणता यहाँ से दूर नहीं जाती। अपाय माने दूर जाना। ठीक है, ध्रुवमपाय पादानम, तो अपाय माने दूर जाना। तो अर्थात विरोधोदाहरणता जो है इस पद्य की वो दूर नहीं जाती, वो समाप्त नहीं होती, भले यहाँ पर जो विरोध है वो व्यंग्य हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ पंडितराज अपि न निपातेन विरोधस्य वाच्यताम् अंगीकरोति, तदभावे च विरोधांशस्य व्यंग्यतां च निश्चिनोति इति अनेन ग्रंथांशेन वयं निश्चेतुं शक्नुमः। अस्तु।
तो वो बोल भी दिया उन्होंने बाद में कि वाच्य विरोधोदाहरणतायाम तो अपि ही अंतर्भाव्य। अगर आपको यहाँ पर वाच्य विरोध का उदाहरण इसको करना है तो यहाँ पर आपको अपि इस निपात को वाक्य में लाना ही होगा, उसका अंतर्भाव वाक्य में करना ही होगा, उसका प्रयोग वाक्य में करना ही होगा। अपि शब्द के प्रयोग के बिना विरोध वाच्य नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांत आचार्य जगन्नाथ भी मान रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक और समाधान देते हैं उसी पूर्व पक्ष में। ये तो आचार्य जगन्नाथ का समाधान हो ही गया, लेकिन अन्य आचार्य किस प्रकार से वहां पर समाधान और करते हैं उसमें और समाधान दे रहे हैं। देखिए, अथवा विरोधस्य व्यंग्यत्वेपि विरोधिद्वयस्य वाच्यता मात्रेण विरोधाभासस्य वाच्यालंकार व्यपदेशोपपत्तिः। भैया एक बात समझिए, विरोधालंकार क्या है? तो विरोधालंकार जो है उसमें दो विरोधी और विरोध ऐसे दो अंश मिलकर के विरोधालंकार बनता है। अस्तु अंशद्वयमादाय विरोधालंकारः सिद्धो भवति। तत्र एकः अंशः अस्ति विरोधिद्वयम्। भाई विरोध है तो दो के बीच में होगा, तो विरोधिद्वयम् अथवा अनेके विरोधिनः, तो एवं विरोधिद्वयम् और विरोध वो अलग है, विरोधियों से संबंध है वो। तो इस प्रकार से विरोध रूप जो धर्म है वो और दो विरोधी ऐसे दो अंशों को मिलाकर के बनता है विरोधालंकार। तो भले यहां पर जो विरोध रूप अंश है वो व्यंग्य हो, ठीक है, विरोध रूप जो अंश है वो भले व्यंग्य हो, लेकिन विरोधी तो दोनों बताए गए हैं ना। विरोधी कौन है? दव दहन राशि समुदाय और नलिनी किसलय मृणाल वलयादि, ये दो विरोधी हैं। तो भले एतन्निष्ठ विरोध क्या है? व्यंग्य है। अगर वो यहाँ पर अपि शब्द से नहीं कहा गया है तो वो व्यंग्य है, लेकिन ये विरोधी तो यहाँ पर वाच्य है ना। तो वही कह रहे हैं विरोधी द्वयस्य वाच्यता मात्रेण, उन विरोधियों की वाच्यता से ही मात्र शब्द का अर्थ यहाँ पर निराश कर रहे हैं व्यंग्यता का, कि भले ही विरोध की व्यंग्यता हो लेकिन विरोधियों की जो वाच्यता है, विरोधी जो वाच्य हो गए हैं दोनों, उनकी वाच्यता के कारण ही विरोधाभास जो अलंकार है उसके लिए वाच्यालंकार व्यपदेश जो है व्यवहार, उसकी उपपत्ति हो सकती है। विरोधाभासालंकाराय अयं वाच्यालंकारः इति यः व्यपदेशः अस्मिन् श्लोके जायते, सः व्यपदेशः अनेन विधिना उपपद्यते। श्री हरि नारायण। कोसौ विधि ही, वो विधि क्या है? तो बोलते हैं कि भैया देखो, जैसे आपने समासोक्ति अलंकार में एक अंश जो है वो व्यंग्य होता है, एक अंश जो है वो वाच्य होता है। जैसे आपको पहले भी बताया था, समासोक्ति अलंकार में अप्रस्तुत व्यवहार रूप जो अंश है वो व्यंग्य होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर विशेष्य का एक अर्थ होता है, विशेषणों की महिमा से वहां पर अप्रस्तुत अर्थ जो है वो व्यंग्य होता है। तो समासोक्ति अलंकार के भी दो घटक हैं, एक तो अप्रस्तुत व्यवहार, अप्रस्तुतार्थ व्यवहार, और दूसरा प्रस्तुतार्थे आरोप, प्रस्तुतार्थ पर उसका आरोप। तो समासोक्ति अलंकार में हमेशा सामान्य न अप्रस्तुतार्थ व्यवहार रूप जो अंश है वो व्यंग्य ही होगा, ये नियम है, और प्रस्तुतार्थारोप रूप जो अर्थ है वो वाच्य होगा, क्योंकि प्रस्तुत अर्थ क्या है? वाच्य है। तो जैसे समासोक्ति के एक अंश के व्यंग्य होने पर, एक अंश के वाच्य होने पर भी समासोक्ति के लिए वाच्य व्यपदेश होता है, वाच्यालंकार व्यवहार होता है, उसी प्रकार से यहां पर भी माने अभिनव नलिनी किसलय इत्यादि पद्य में भी विरोध जो है उसके दो अंश हैं, एक तो विरोधी और दूसरा विरोध। तो भले यहां पर अपि शब्द के द्वारा न कहे जाने के कारण विरोध व्यंग्य हो, लेकिन विरोधी तो दोनों कहे जा रहे हैं ना, वो तो वाच्य हैं। तो एक अंश के व्यंग्य होने पर, दूसरे अंश के वाच्य होने पर जैसे समासोक्ति के लिए वाच्यालंकार व्यवहार होता है, उसी प्रकार से
विरोधाभास अलंकार में भी आप यहाँ पर माने इस श्लोक में आचार्य मंबट ने जो उदाहरण दिया है उसमें आप वाच्यालंकार व्यवहार कर सकते हो, तथा न कोपि प्रतिबंधकः व्यवहारम प्रतिबध्नाति। वाच्यालंकार व्यवहार का प्रतिबंधक कोई भी नहीं है। एवं समाधानांतरम प्रस्तौति पंडितराजः इत्याहुः, ऐसा कोई कहता है। अन्य आचार्यों के मत में इस प्रकार से भी अर्थ है। ठीक है, एतावता एव विरोधाभासस्य प्रकरणम् अत्र समाप्तं भवति। पुनः अस्तु, एतावता एव अलं भवतु पाठेन अद्यतनेन, यतोहि इतः परं नूतनः कश्चन प्रस्तावः अस्ति प्रमेयस्य, तद्वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। कदाचित् किं भवति, नूतनस्य पाठस्य नूतनस्य प्रमेयस्य है ना प्रस्तावे यदि मध्ये एव तस्य समाप्तिर्भवति चेत् तस्य पाठस्य तस्य प्रमेयस्य स्वरूपावगतिर्तावती न भवति इति कृत्वा इदम् अस्ति मदीयं चिन्तनं यत् वयं यदि कस्मिंश्चित् प्रमेयनिरूपणे यदि अस्माकं पाठस्य समाप्तिर्भवति चेत् नूतनस्य पाठस्य आरम्भः पाठान्तरे एव कर्तव्यः। अस्तु, अतः एतावता पाठेन अलम् अस्तु अद्य। धन्यवादस्तावत्।